परंपरागत तौर पर लोगों में राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग, और यहाँ अन्य चीज़ों पर भी लोग चर्चा करते हैं अपने रुचि के विषय पर, लेकिन सबसे अधिक चर्चा आपको राजनीति पर करते हुए लोग मिल जाएंगे। तो आपका अपना जो चुनाव का है, चुनाव में तो किसी भी राज्य में आप जाएंगे लोग बातचीत करते हैं, लेकिन बिहार में नॉलेज भी नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में लोग इसमें बिल्कुल पारंगत और लोगों की रुचि, आमतौर पर भी लोग इन विषयों पर चर्चा करते हैं, चुनाव के समय ही नहीं, चुनाव के बाद। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आखिरकार बिहार ऐतिहासिक तौर पर राजनीतिक केंद्र रहा, पावर का सेंटर यही रहा बहुत सदियों, मगध और वैशाली दोनों यही, और तरह तरह के प्रयोग हुए। और जो मगध साम्राज्य था और उसका जो प्रभाव था या उसकी जो सीमाएं थी आज के भारत से भी बड़ी। तो ये हो सकता है, कभी कभी मुझको भी ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर एक स्वाभाविक तौर पर यह एक गुण है। लेकिन आपने जो दूसरा पहलू कहा कि इतनी इनइक्वालिटी क्यों, इनइक्वालिटी तो है, बहुत जमाने से है, और इसलिए समानता के लिए लोग आवाज भी उठाते हैं, बुलंद करते हैं। आप दोनों चीजों को यहाँ देखें, हमने देखा है कि जो भी समझने की कोशिश की है, तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में और आज़ादी मिलने के बाद जो बिहार है, इसमें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई सेक्टर ले लीजिए जिसको डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जाता है, तो उसमें लोगों ने कम पैसा लगाया, अंग्रेजों के ज़माने में भी और आज़ादी मिलने के बाद। तो उसका कुल मिला जुला कर असर है पिछड़ा, और इस पिछड़ेपन में कुछ लोगों के पास भले ही संपत्ति हो, लेकिन अधिकांशतः लोगों के पास धन संपत्ति की बहुत कमी। तो ये जो एक असमानता है, और अब सबसे बड़ी बात है कि आप कहिएगा कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय तो बस एकमात्र है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलें, और वो चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र तबके का जिनकी उपेक्षा होगी उनको ऊपर उठाने की कोशिश करिए, आपको लगता समाधान कुछ आपके जो आपको हम दिल्ली में भी जानते थे, आप केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन आपसे ज़्यादा जो हमारी फेमिलियरिटी हुई, चाहे पास से हुई चाहे दूर से हुई, वही आपके चुनाव के समय में। तो आपने 2005 के चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात है, और उस पर जितने पॉलिटिकल पंडित थे सबने उसका मजाक उड़ाया यहाँ पे, और हमसे भी कहा क्या बात कर रहे हैं, बिहार में ये नहीं चलता। आप लालू जी कह रहे थे कि समय आ गया अपनी लाठी को तेल पिलाई, आपने कहा कि अब लाठी पर तेल पिलाकर एम्पावरमेंट नहीं होती है, समय आ गया है कि अपनी कलम को स्याही पिलाई। तो सब लोगों ने कहा क्या मजाक है, बिहार में लोग हंसेंगे कलम को स्याही। ये लगता है वो बात चल गई। इस बार के चुनाव में हमने देखा, मेरे ख्याल दरभंगा में आप शायद थे, आपने एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आपने कहा कि क्योंकि एक तो आपने कहा कि मैथमेटिक्स में गणित में बिहार की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ, लेकिन आपने कहा कि अंग्रेजी नहीं आने से हीन भावना हो जाती, तो अब हम अंग्रेजी सिखाएं। तो ये फिर ऐसी बात थी जिसमें मैं सोचता हूँ कि बहुत लोग हंसे होंगे या हंसेंगे, कह रहे बिहार में अंग्रेजी सिखाने चले, अंग्रेजी से वोट नहीं मिलता है। तो ये लॉजिक आपने कहाँ से सोचा कि बिहार में पहले लिटरेसी और फिर जिसको आपने गुणवत्ता कहा, वो एक आपके वैल्यू के जिसको कहते हैं, कि अब अंग्रेजी पढ़ा के अंग्रेजी के एक्सेंट ठीक करके, और ये हीन भावना को एक मानना ही बहुत बड़ी बात है।
तो ये राजनीतिक दिमाग है, आपका सोच है, दिमाग है, या ये आप लीप ऑफ फेथ है? देखिए, हम कोई भी चीज के बारे में जब कोई अपनी राय रखते हैं या मन बनाता है तो उसके पीछे लोगों की इच्छा होती है। हमने महसूस किया, देखिए, सिर्फ यहाँ बैठकर शासन चलाने का काम नहीं करते। जब भी लोगों ने मौका दिया, हम लोगों के बीच में जाते हैं और सुनते रहते हैं। और उसी का परिणाम हमने ये महसूस किया कि हमारी युवा पीढ़ी में यह एक भावना आ रही है कि भाई हमको सब चीज़ों की जानकारी, लेकिन अंग्रेजी हम उस तरह से नहीं बोल पाते। समझते हो जरूर, लेकिन हम बोल नहीं पाते। और दूसरी बात कि आप कुछ भी कह रहे हैं कि आज देश, वैसे हम अपने देश की भाषा के और भाषाओं के हम हिमायती हैं। अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक रहा है और हम लोग छात्र जीवन से इस बात को कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन देश में भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई अंग्रेजी ठीक से बोल रहा है तो एक उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो सक्षम है, उस काम को समझ रहा है। लोहिया जी की तो अपोजिशन थी नहीं, लोहिया जी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं कह रही थी। जिसको पढ़ना वो पढ़े, लेकिन वो मजबूरी नहीं होनी चाहिए, वो अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। तो हम लोहिया जी के सिद्धांत से अलग नहीं गए, हमने अनिवार्यता की बात नहीं की। हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में ये भावना है और एक हीन भावना आ रही है, एक कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं, काश में भी अंग्रेजी बोलना। तो हमने कम्युनिकेशन स्किल देने का निश्चय किया है और पहले चरण में 2 चीज हम सिखाएं। एक तो हर जो इच्छुक होगा, कौशल विकास और पूरे तौर पर अलग अलग जो स्किल्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मिनिमम 2 चीज। एक, आज कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं, तो एक तो कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल कहिए, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। अंग्रेजी बोलने के लिए हिंदी भी ठीक बोलना जरूरी है, उसके बिना वो अंग्रेजी में नहीं ठीक बोलता। तो कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों को बोल सके, तो पहले फेज में हमने प्लान किया है कि हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर एक इस तरह का सेंटर, और इसके लिए हम पूरी बातचीत भी कर रहे हैं और एजेंसी का भी सिलेक्शन कर रहे हैं जो इसमें कॉम्पिटेंट हो और यह काम करा सके। और फिर जब बेसिक स्किल, देखिए, अंग्रेजी का ज्ञान एक तो बड़ी चीज है, भाषा का ज्ञान, किसी भी भाषा का ज्ञान, वो तो बड़ी चीज है, लेकिन आमतौर पर बातचीत करना, बोलना, समझना, इसके आते ही उसके मन में एक ये भाव जगता है। कारण चाहे ये हमारे देश में ये हो गया, अगर वैसे उसके पास इतना भी स्किल आ जाता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो हमने महसूस किया कि हमारी युवा पीढ़ी के लोग सिर्फ बिहार में ही रोजगार थोड़ी पाएंगे, वो देश में रोजगार पाएंगे, देश के बाहर रोजगार पाएंगे, और इसमें कोई चीज नहीं है। तो बिहारी के बाहरी होने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, बिहारी के बाहरी होने का, बिहार का तो राज रहा 2000 साल पहले, जितने एरिया में उतना एरिया में तो आज भारत में भी बिहारी बाहरी क्या, बाहर क्या जाएगा, सब अपना ही है। हम लोग देश से कभी अलग अपने को मानते हैं? कभी देख लीजिएगा इतना ज्यादा बिहार की उपेक्षा हुआ है, लेकिन आप किसी भी बिहारवासी के मन में कोई इल विल नहीं देखेंगे कंट्री के प्रति। तो ये चुनाव में जिन्होंने कहा कि बिहारी बाहरी हो गए, वो गलती कर रहे थे। अब देखिए, वो चुनाव की बात अलग है, उन्होंने जिस प्रकार से किया उन लोगों ने, हमने एक ही बात कही और वह भी बात स्वतः स्फूर्त ढंग से कही। आप लोगों को लगता होगा कि इसके लिए बड़ा लोगों ने सोच समझ कर किया। मैंने पहली मीटिंग में था कि भाई बिहार को कौन चलाएगा, बिहार की पीड़ा को समझने वाला, बिहार की पीड़ा को झेलने वाला, बिहार के अंदर रहने वाला, वो बिहार को चलाएगा या कोई बिहार का बात चलाएगा? भाई इस साइड से तो सब लोगों के सामने था कि कौन चलाने वाला, लेकिन दूसरी तरफ से कोई दिखता ही नहीं था। और प्रोजेक्शन जो कर रहे थे
तो इसलिए हमने कहा भाई बिहार को तो कोई बिहार ही चलाएगा, बाहर ही नहीं चलाया नहीं तो चलाएगा। अरे इतनी देखिए, लेकिन आपने पहले बात की एजुकेशन की, आपने पहले कहा कि सिर्फ 13% बच्चे स्कूल जाते थे, ड्रॉप आउट थे, अब वो ये स्कूल नहीं जाते थे, वो 0.68% रहते हैं। अब आपने कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, 12-13% है, ये उसको 50% आप लेके जाएंगे। सवाल ये है कि बच्चे जब ये कॉलेज चले जाएंगे तो फिर उनको आप क्या नौकरी देंगे? अगर जैसे आपने कहा कि बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उनको कहाँ नौकरी देंगे? ये काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। आप जो अपॉर्चुनिटी उसके लायक लोगों को बने। बेसिक एजुकेशन भी जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, और उसको जो खुद आगे जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशलाइज नॉलेज और हिसाब से खुद अपना अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या संभावना है आप जानते हैं। अगर आप अभी एम्प्लॉयमेंट से लिंक लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं तो कोई टेक्निकल एजुकेशन में चला जाएगा, कोई आईटी में चला जाएगा, कोई इंजीनियरिंग है, कोई मेडिकल है, कोई मैनेजमेंट में, लोग समझते हैं कि यही होगा। लेकिन आप जरा बताइए कि और भी तो फील्ड, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो हिस्ट्री के जाने बगैर कोई अपना भविष्य बेहतर कर सकता है? हर चीज के ज्ञान की जरूरत है। तो हमने देखा कि जनरल एजुकेशन की तरफ भी लोगों का ध्यान घटता जा रहा है, जबकि हो सकता है किसी में जबरदस्त संभावना, कोई इतिहास पढ़ेगा और बहुत बड़ा इतिहासकार के रूप में उभरेगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ेगा और बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बनेगा। तो संभावनाएं तो बहुत हैं। 2000 साल पहले भी बिहार का एक्सपोर्ट ज्ञान और ज्ञानी थे, अभी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसकी पूरी संभावना। और देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बिहार अगर इतिहास में जाकर देखेंगे जो कुछ भी याद इतिहास हमारे सामने अब तक प्रकट हुआ, उसके हिसाब से देखेंगे तो कोई हमारा बिहार कोई ट्रेड और कॉमर्स का सेक्टर नहीं है, वो या तो शासन का सेक्टर था, गवर्नेंस का सेक्टर था, या स्कॉलरशिप का था, या आप ज्ञान का सेक्टर। तो इसको अब स्कॉलरशिप का सेक्टर फिर से क्यों नहीं बनाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि देखिए कभी कभी जो कहा जाता है, जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ वैसे इंस्टीट्यूशन उसको पूरा करो। अभी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशन और यानी आज़ादी के पहले आप कभी देखेंगे, आज़ादी के बाद बिहार में नए इंस्टीट्यूशन न के बराबर, और बिहार में एक सेंस ऑफ प्राइड था कि पहले जो लोग भी यहाँ पढ़ते थे, वो जब पढ़ते थे साइंस कॉलेज, तो हम लोगों को मालूम था कि साइंस कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। आप बताइए उस समय हम लोग ये नहीं, लेकिन दरअसल स्टैंडर्ड भी और एक्सपेंशन भी हर दृष्टिकोण से देखिए तो नई नई विधाएं आई, नई नई उनकी पढ़ाइयाँ शुरू हुई बिहार में। हम लोगों ने तो 2005 के बाद कुछ जरूरी चीज़ों को शुरू किया, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, नॉलेज यूनिवर्सिटी हो, और केंद्र सरकार से जाकर आग्रह करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लाया, उसमें राज्य सरकार को ही देना पड़ता है, वो मैनेजमेंट करते थे। लेकिन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट शायद लोगों को मालूम भी नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उनकी जमीन, उनको चलाने का खर्च सब कुछ वो मैनेज करते, पढ़ाते, मिल्कियत उनकी, लेकिन सारा साधन जुटा था। खैर नहीं, जो जिनकी शर्तें थी, फिर IIT नहीं बना, तो IIT की स्थापना, NIT तो खैर पहले ही जल्दी की सरकार में जो काम करने का मौका मिला, वहीं के प्रोडक्ट हैं, वहीं से निकले हैं, पढ़े, तो उसको NIT में अपग्रेड करवाया था उसी से। लेकिन जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो BIT मेसरा जो रांची में था वो बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था, अब वो झारखंड में चला गया।
तब उनका एक सेंटर यहाँ खोल रहे थे, उनको सरकार की तरफ से जमीन देना, उनको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला सरकार ने। और 2006 में हम एक ही शर्त रखी थी कि आप पढ़ाइए संसाधन को देंगे, लेकिन 2006 से आप पहला बैच कैंपस से शुरू करें, और उन्होंने कर दिया। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस आए, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आए, लेकिन इतने से काम नहीं चले। हम लोग अपनी तरफ से भी और इंस्टीट्यूशंस खोले जो हमारे साथ निश्चय में, लेकिन उसके अलावा एक माहौल बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन से हमारा जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट के नाम पर शुरुआत कराएगी, तो वहीं पर हम लोग रिवर सिस्टम स्टडीज पर एक सेंटर खोलने जा रहा है, इकोनॉमिक स्टडीज पर सेंटर होने जा रहा है, नैनो साइंस के लिए तो पहले से किया। तो इस प्रकार से, और फिर मास कम्युनिकेशन का, अब यहाँ इतना बड़ा राज्य, इतने लोग हैं, आप देखिए देश भर में कितने जर्नलिस्ट हमारे बिहार में, बिल्कुल बिल्कुल इतना चारों तरफ भरे हुए। आज कोई चैनल को उठाकर देख सकते, हम समझते हैं कि उनके कैमरामैन से लेकर जर्नलिस्ट तक, एंकर तक, सबसे अधिक किसी एक राज्य के लोग हैं तो बिहार। उसी तरह से आप प्रिंट मीडिया में चले, आप तो इंडियन एक्सप्रेस भी थे, कितने लोग हमारे बिहार। हमारे को देखिए, हमें जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म दिखाया है वो तो एसपी सिंह ने दिखाया है। आप तो जानते नहीं, यहाँ इतना टैलेंट है, लेकिन हमारे मास कम्युनिकेशन की कोई सेंटर नहीं, पढ़ाई। तो इन सब चीजों के लिए पहल हो रही है, और गुंजाइश है। नॉलेज के सेक्टर में तो हम समझ रहे हैं, नॉलेज के क्षेत्र में बिहार को में बहुत ज्यादा संभावना है। लोग, हमारे बिहार के लोग आज देखिए देश भर में और देश के बाहर जितने भी चुनिंदा और नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उसको देखिएगा कितनी संख्या में लोग। लेकिन लोग इतना घबराते क्यों है बिहार जाने लगे, बिहार पोस्टिंग हो गई, मेरा क्या होगा। अराजकता की एक इमेज बनी हुई है। नहीं, वो पूरा नहीं आता। अराजकता और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो अपने ही उड़ाते, जो आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जितने लोग आते हैं वो सब संतुष्ट। आगे पीछे फिर जंगल राज शुरू हो गया। हाँ, खाने वालों को छोड़ दीजिए, लेकिन कानून का राज है, कानून का राज है, चिंता मत करिए। अब तो शराब भी बंद हो गया, आप देखिएगा, क्राइम भी बहुत हद तक। लेकिन कहीं शराब बंद होने से अराजकता ना बढ़ जाए, नहीं, क्योंकि उसके भी माफिया बनते हैं, गुजरात में है। नहीं बनते हैं, इन सब चीजों का बहुत अध्ययन किया है, क्या क्या होता है सबको का अध्ययन किया है, एंटिसिपेट किया, उस हिसाब से करना। सबसे बड़ी बात क्या है, मास सपोर्ट। इस प्रोग्राम को जनता का व्यापक, ये सबसे बड़ी बात, और व्यापक समर्थन है, एक्टिव सपोर्ट। अगर कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो तुरंत वो फोन करके कंट्रोल रूम में खबर जाए। जान लीजिए 11 करोड़ की आबादी है, लेकिन 6 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है। वो तो हमने देखा आपके जितने भी मीटिंगों में सब लोग भी मोबाइल से फोन करते, वीडियो बनाते थे वहां से मोबाइल। आप अब किसी प्रोग्राम में चले जाइए तो आप देखिए, मोबाइल और मोटरसाइकिल की कमी नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक श्री कृष्ण ओरियल हॉल में फंक्शन था, तो वो दृश्य विचित्र लग रहा था, इतने मोबाइल ऑन थे, वो तारों की तरह दिख रहा। तो अभी बताएं कि इस 5 साल के बाद हम जो नया चुनाव कवर करने आए हैं, उसमें बिहार की शेप क्या हो, बिहार में क्या बदलाव हमें नजर आएगा, अचानक आएगा? क्या बहुत बदलाव। हम आप ही की बात को याद करा करते हैं। आप जब पहले बिहार आए और पटना से शुरू करके आप चंपारण, जी हाँ, बेतिया गए, और रास्ते में रात में आपको किसी जगह जुगनू के अलावा कोई रोशनी नहीं थी, हमने लिखा था। आपने लिखा। अब आप बताइए, अब जाते हैं तो कैसा लगा? परिवर्तन नहीं, बहुत रहेगा। सड़क पर जिस तरह से गुजर रहे थे, बल्कि हमने तो तब लिखा कि यहाँ राइटिंग ऑन द वॉल है नहीं, क्योंकि वॉल नहीं है। और अगली बार जब आए तो हमने देखा कि वो ब्रांडेड अंडरवियर के हर जगह एडवर्टाइजमेंट लगे हुए। तो हमने कहा कि 5 साल में ये इन इट्स ओन वे इट शोज गोइंग अप द वैल्यू चेन। कोई बहुत ही एप्रोप्रिएट उदाहरण नहीं है, लेकिन
हम तो जर्नलिस्ट लेकिन हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं, वो भी बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है, उसके बहुत बात निकाले जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जब अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाते थे तो जहां जैसा पानी पीते थे, अधिक से अधिक यही कहते थे कि भाई चापाकल का पानी है, कहीं खाना खाए। अब कोई सोच नहीं सकता था, हम ये आपको 4, 5, 6 तक 5 तक की बात बता रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता था कि हम अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाए और बोतल बंद पानी, ये कोई सोच नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे, क्योंकि कुछ लोग थे जो बोतल का पानी पीते थे, बड़े बड़े बिहार के नेता आपको तो बेचारे बोतल का पानी पी लेते थे, तो हल्ला हुआ कि बोतल के पानी से नहाते थे। उनको चुनाव में भारी झंझट। लेकिन आज देखिए कि आप किसी भी गांव में जाइए, अब जैसे शहरों में कोई प्रोग्राम हो रहा, सामने लोग बोतल वाटर रख देते, आप गांव में भी आज जाइए तो लोग रख देंगे आपके साथ। कोई बहुत एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं, लेकिन चल देगी कि कोई सोचता नहीं था पहले, आप लोग खुद ही उसका इस्तेमाल करें। आप बिजली के रहने से देहात में भी आप जाइएगा तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स लोग मिला, तो ये स्थिति है। तो आप जब जितनी बार आएंगे उतनी बार महसूस करिएगा चेंज। आप बिजली देख रहे हैं, सड़कों की स्थिति अच्छी देख रहे हैं, देखिए सड़कों की स्थिति के बारे में हमने कर दिया कि मैक्सिमम 6 आवर्स लगना चाहिए पटना पहुंचने के लिए, कहीं दूर दराज के इलाके से। इसका मतलब ये नहीं है कि बख्तियारपुर से लगना चाहिए या बगल की जगह से, सबसे जो दूर का इलाका हमारा, किशनगंज का इलाका, पूर्णिया का इलाका, और अब हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया 5। तो इसका मतलब है उस हिसाब से सड़कें और बनेंगी, शॉर्टर रूट्स भी बनेंगे, ब्रिजेस का निर्माण होगा, तो नेचुरली आपको पहले की तुलना में आपको परिवर्तन है। ये प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भारत का पूर्व पीछे रह गया है, ईस्ट हैज गॉट लेफ्ट बिहाइंड, वेस्टर्न सीबोर्ड जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें सब तरक्की हो गई है, और ये जब तक ईस्ट नहीं बढ़ेगा भारत नहीं बढ़ेगा। मैं तो बड़ी अच्छी बात है अगर इस बात पर ध्यान चला गया, लेकिन कहीं बाद में उनके पार्टी के प्रेसिडेंट इसको जुमला में साबित कर रहे हैं, इसका डर कभी कभी लगता है, वरना ये हकीकत है। ये हम लोग प्रारंभ से कर रहे हैं कि देश के पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा हो, और पूर्वी क्षेत्र में भी बिहार लैंड लॉक, इसकी तो भीषण उपेक्षा हो। अब आप सोच लीजिए पहले की पॉलिसी क्या हो गया आजादी मिलने के बाद। एक तो वेस्ट का एडवांटेज है, कोस्टल बेल्ट है, बहुत तरह के एडवांटेज है, मार्केट है, इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, बहुत सारे एडवांटेज है, पहले से भी ट्रेड विकसित था। अब गुजरात में देखिए द्वारिका, तो भगवान कृष्ण गए द्वारिका, और द्वारिका क्या था, द्वारिका पोर्ट सिटी था, और पोर्ट सिटी से इतनी आमदनी होती थी कि कितनी बड़ी आर्मी का संचालन होता था भगवान कृष्ण के पास, कितनी बड़ी सेना। तो इन सब चीजों को तो पहले से ही उनका कुछ एडवांटेज है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आजादी के बाद क्या, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यानी यहाँ का मिनरल्स अगर वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो जो फ्रेट चार्ज है उसको सरकार सब्सिडाइज करती थी। नतीजा हुआ कि जहां मिनरल्स है, आप देख लीजिए टाटा कहां से आकर के जमशेदपुर बसाए और इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाया, जी हाँ, क्योंकि मिनरल्स है वहाँ, मिनरल्स टेस्टे तो गए, खोजते ढूंढते पहुंचे। पहले के आंतर ट्रेडर्स किस ढंग के थे, जहां कोई अगर मिनरल्स है तो वहीं पहुंचते थे। आजादी के बाद ऐसी पॉलिसी बन गई कि अब जहां मिनरल्स है वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे फ्रेट को सब्सिडाइज कर रही है। तो ये 90 के बाद बदला है। तो 40 वर्षों में
तो जो उनको एडवांटेज लेना था ले ली। अब पैसा तो पैसे को खींचता है, जहां पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहीं कोई दूसरा जाएगा, वहां और जाएगा। तो इन इलाकों की तो घोर उपेक्षा हो गई। तो इसलिए जो पॉलिसी के चलते, उस समय की पॉलिसी के चलते ईस्टर्न रीजन को जो डिसएडवांटेज हुआ, आज पॉलिसी सपोर्ट देकर ईस्टर्न रीजन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं होगा। उसके बिना नहीं होगा। अगर यहाँ चाहते हैं कि इनका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ईस्टर्न रीजन का भी हो, तो ईस्टर्न रीजन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ कौन इन्वेस्ट करने आएगा? कोई बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और हम वकालत सिर्फ बिहार की नहीं कर रहे, हम तो पूरे ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, सब जगह देखिए, जिसको ईओके बोलते हैं, ईस्ट ऑफ कानपुर। ईस्ट ऑफ कानपुर कर लीजिए। और जो कुछ भी इधर हुआ, अब एग्रीकल्चर सेक्टर, भाई इसमें जो पोटेंशियल, हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, चलिए पंजाब हरियाणा ने बड़ा काम, उस समय के कृषि वैज्ञानिकों ने भी काम किया, सरकार ने भी फैसला किया कि भाई अब PM 480 पर हम नहीं डिपेंडेंट रहे। ये अमेरिका का लाल लाल गेहूं जो वहां लोग आदमी नहीं खाता था, वही गेहूं यहाँ भेज देते थे, तो उस पर नहीं हम डिपेंडेंट रहेंगे, हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, स्वावलंबी बनेंगे। और उस समय मुझे याद है लाल आता था और बहुत सख्त आटा होता था, हमारी माँ बोलती थी कि इससे रोटी नहीं बनती है, दिक्कत होती, बहुत परेशान। तो पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बहुत अच्छा काम हुआ, कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन जो ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गुंजाइश है कृषि के क्षेत्र, तो छोटी मोटी योजनाओं से काम है। हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न रीजन के बारे में लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन इसके लिए जितना ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तो हमने की, साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जितनी संभावना है, जितना पोटेंशियल है ईस्टर्न रीजन, और इतनी संभावना बिल्कुल मैं आपकी बात, यहाँ नेचुरल वे में पानी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि पंजाब हरियाणा को इस समय पैडी बंद कर देनी चाहिए और पैडी बिहार में शिफ्ट होनी चाहिए, पंजाब हरियाणा की तरफ बासमती करना चाहिए। तो जो कुछ भी करे, देखिए पंजाब हरियाणा पानी निकाल रहे हैं नीचे से, एक वो अब मतलब कि बिल्कुल वो जहाँ पहुँच चुके हैं उसके आगे निकल गया। और दूसरी बात है, दूसरा नुकसान वहाँ का बोला है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, तो वही रहा, वाटर टेबल नीचे का। लेकिन हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जितना यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं उसके चलते जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो घट गई। और हम लोगों ने तो प्रारंभ से इन चीजों पर ध्यान दिया कि इस तरह की खेती, लोग वहाँ जाके सारे गुड़ सिखाए हैं, खेती के खेती मॉडल के सक्षम यहाँ भी लोग हैं, बल्कि वहाँ उनको वो काम इसलिए मिला कि खेती करने में निपुण थे। अब वहाँ के बहुत लोग तो खुद खेती करते नहीं, खेती तो बिहार के लोग ही जाकर कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत हो रही है, अब चूंकि बिहार में भी संभावना इतनी बढ़ती चली जा रही है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसके चलते वहाँ जाना बंद करता कम, जब तरह तरह का लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। अभी उसको पंजाब के लोगों ने ही बताया खुद, तो इसलिए पोटेंशियल जो ईस्टर्न सेक्टर में है, ईस्टर्न रीजन में है, वो बहुत ज्यादा है और दोनों फिट, क्योंकि पानी है सबसे बड़ी बात। इनफैक्ट जो आपकी बात करें के इंसेंटिव की, पंजाब में जहाँ पे इतना जबरदस्त पार्टीशन हुआ था, तो इतने सारे हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान राइट हुए थे, वहाँ पे अब पंजाब के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने मस्जिदें बनानी शुरू कर दी कि बिहार से काम करने वाले थे, कहीं मुसलमान हो, कहीं इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ है वहाँ, आपकी बात बिल्कुल। तो नीतीश जी, आपके पास समय लिमिटेड है और हम लेट भी हो गए, आपको यहाँ कुछ लोग बैठे रहेंगे, किसी को लगे नहीं पता बोलते रहेंगे। लेकिन एक सवाल है, इससे पहले कि आपको जाने, आपने 2 कोएलिशन सरकार बिहार में, एक कोएलिशन सरकार में दिल्ली में आप बड़ी कोएलिशन 6 साल की कोएलिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 कोएलिशन, खास करके लास्ट 2 कोएलिशन, दिल्ली और पंजाब में लास्ट 2 कोएलिशन, ये बीजेपी के साथ चलाना आसान था या आरजेडी के साथ चलाना आसान? देखिए, एक बात
जो एनडीए था, अटल जी के लीडरशिप, आडवाणी जी का इम्पोर्टेंट, जो एलाइज के साथ उनका व्यवहार या जो पॉलिसी बनती थी उसमें एलाइज को विश्वास मिले। जब बीजेपी के साथ कोई जाना नहीं चाहता, उस समय हम लोगों की क्षमता बढ़ गई और हम लोगों ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। और जब हम लोगों ने कहा कि साहब हमारा अलायंस तभी पॉसिबल है जब 3 मुद्दों पर स्पष्टता हो। आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात नहीं हो, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं हो, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से हो या कोर्ट के फैसले से। इन तीनों चीजों को लोगों ने स्वीकार किया और इसको मानते रहे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उससे डेविएट नहीं। और दूसरी बात पॉलिसी में काम करने का तरीका, तो उसके चलते चलता रहा। लेकिन जिला में एक ऐसी परिस्थिति आई है, और या हमसे क्यों पूछते, ये तो बीजेपी के लोगों से पूछिए भाई, जिनके नाम पर लोग खुश होते थे और नारे लगाते थे, उनको धरोहर की तरह लोगों ने रख दिया है किनारे पे। कि आइएगा कभी देखना हो एग्जीबिशन वगैरह देखिए, इस तरह से उनको कर दिया, मार्गदर्शक बटन बनाया है, नई इनोवेशन। अब सवाल ये है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स और जिस तरह की पॉलिसी चले, भाई देश को चाहिए, अब देश की यूनिटी के खिलाफ आज बात नहीं लगेगा। लेकिन जरा बताइए कि क्या रूल है? हम तो फ्रीडम फाइटर में लड़ते हैं, जब से जन्म लिए हैं तब से कान में फ्रीडम मूवमेंट की बात सुनते रहे। अब बाद में बहुत कुछ पढ़ने का भी मौका मिला, बहुत जानकार लोगों से सुनने का भी मौका मिला, तो उसके बारे में अपनी एक धारणा फ्रीडम मूवमेंट के बारे में और डिफरेंट जो उसके स्ट्रीम थे उसके बारे में कुछ जानने समझने का मौका मिला। लेकिन एक तो बात स्पष्ट है कि इनकी कोई भूमिका नहीं थी फ्रीडम मूवमेंट में। या तिरंगा की बात कर रहे हैं तो तिरंगा में इनका क्या है? हरा सफेद केसरिया बीच में अशोक चक्र, ये तिरंगे को स्वीकार कर रहे हैं, इनकी कहां भूमिका? तो जिनकी भूमिका नहीं है वही आज लेक्चर दे रहा है तिरंगा के बारे में। तो दूसरों पे पूछा तिरंगा ला रहा है, पहले तो कोर्ट ऑर्डर कर दिया हर आदमी तिरंगा ला रहा है, 207 को 207। आप बताइए इसी यही बात के लिए इनको वोट मिला, आप किसको टारगेट कर रहे हैं? कौन इसके खिलाफ और कौन इस बात को माने? आपकी तो कोई भूमिका ही नहीं है, बाकी लोगों की तो भूमिका है तिरंगा को लाने, तो उनका जो कमिटमेंट है वो दिल का है, आपका कमिटमेंट कंठ का हो सकता है। आप कुछ भावनाओं को भड़काने के लिए बोल रहे हैं। हमारे मित्र मोंटेक सिंह गालोवालिया वो कहते हैं कि कुछ लोग तो होते हैं जो सेंचुरी बनाते हैं क्रिकेट के मैदान में और सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ होते हैं जो ग्राउंड से अंदर आ जाते हैं उनके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो नहीं, वो तो बहुत ही एक तरह से कहिए कि दूसरे प्रकार से वो बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट प्रश्न है कि जिनकी आजादी की लड़ाई में भूमिका है वो आज सवाल उठा रहे हैं दूसरों को, जिस तिरंगे से उनका कोई लेना देना नहीं। नागपुर में भगवा ध्वज फहराते थे और उस तिरंगे के बारे में कह रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं। तो इसी के लिए वोट मिला था, कि वोट मिला था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के। हाँ, तिरंगे को तो कोई खतरा नहीं था देश में, कोई खतरा नहीं है। ये कौन सा खतरा उत्पन्न करने की कोशिश कर, और अगर कहीं खतरा है तो जवाब दे, तो वही है कश्मीर में जो हो रहा है। आज कश्मीर की स्थिति फिर बिगड़ती चली जा रही है। 2010 वाला हो गया। अभी जो कश्मीर की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, और तत्काल अभी जो इन्होंने दोबारा सरकार बनाई है उसके बाद तो स्थिति लग रहा है कि इतनी तेजी से जेट स्पीड से बिगड़ती चली जा रही है। कौन जिम्मेवार है, कौन जवाब देगा, वो तो बताइए। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इन लोगों के कहने में और करने में, इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अपनी बात,
अब बिहार के लोगों से पूछिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं थी कोalition में। जो एक लीडर को सम्मान मिलना चाहिए वो भी था, विश्वास भी था, वो सारी बात थी। लेकिन प्रश्न वो था ही नहीं। प्रश्न तो सीधे सिद्धांत का था। अगर हम इन सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए रह जाते तब तो यही होता ना कि हम सत्ता के पीछे हैं और बर्दाश्त किए हुए इन सब चीजों को। आज अगर आप हमसे पूछते तो हम क्या उत्तर देते? इसका उत्तर नहीं दे पाते। आज हम इसका उत्तर दें। और दूसरी बात है कि आपको आज का जो कोalition है, प्रचार भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन किसी भी प्रकार की कठिनाई, क्योंकि हर चीज में क्लैरिटी। जो हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं आज ये उसी पर आधारित है। जो ग्रैंड अलायंस बना महागठबंधन, उसका साझा कार्यक्रम हम लोगों ने जारी। तो आज जो कुछ भी है, चाहे हमारा सात निश्चय हो या पहले के जो कार्यक्रम हो या न्याय के साथ विकास हो, सारी बातें उसमें हैं और उसी के आधार पर जो कार्यक्रम तय हुआ है, एजेंडा फॉर गवर्नेंस आज काम हो रहा है। किसी तरह का हस्तक्षेप कोई परेशान नहीं कर रहा है, हमको कोई परेशानी नहीं है। और इतना जान लीजिए कि अगर ये जो कोई कहता है कि राजनीति स्मूथ होती है तो ये कभी नहीं होती। और बीजेपी के साथ में तो जरूर स्मूथ ही 10 तरह की बात नहीं थी, कुछ वो बयान तो देते ही रहते। जी हाँ जी। तो आज भी इधर उधर कोई बयान देता है, लेकिन कोई बयान कम देता है, इंटरप्रिटेशन ज्यादा होता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, नॉट इवन पॉसिबल। हाँ, कुछ हद तक तो है। और इसलिए पूरे चुनाव के ऊपर कहा गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन प्रोग्राम बेस्ड। और देखिए, एक जरूर मैं कंक्लूड कर दूंगा इसके साथ कि आज जो देश की राजनीति है उसको स्पष्ट तौर पर समझ लेना होगा। एक तरफ बीजेपी, उनके पीछे आरएसएस की विचारधारा, उनके साथ कुछ लोग उनके एलाइज हैं। अब उनकी क्या स्थिति है वही दिल से पूछ लीजिए जाते हो। पर वो तो नेचुरल एलाइज हैं, अकाली दल और शिवसेना। अकाली दल और शिवसेना की क्या स्थिति है? शिवसेना की क्या स्थिति है? जब बीजेपी के साथ मात्र 3 पार्टियां थी, अकाली दल शिवसेना के साथ समता पार्टी, तब से हो गया। आज उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हालत भी बना दी गई। तो देखिए, उन लोगों के भी मन में जो कुछ भी है, लेकिन इसके अलावे और भी जो दूसरे इलाज होंगे वो बेहतर जानते होंगे। हम मुझको कुछ नहीं कहना है। बीजेपी के अंदर की स्थिति क्या है यह भी सब लोग जानते हैं। और कम से कम आप जितने बड़े संपादक, स्तंभकार, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आप लोगों से कोई चीज छिपी हुई नहीं। ये सब चीज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब वैसी परिस्थिति में आज सीधे 2 धुरी होगी। जी हाँ, 2 धुरी होगी। अनावश्यक तीसरे की बात तो करते हैं। सीधे बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सबको का बुरा हाल कर देंगे। ये सबको एकत्रित होना पड़ेगा और इस समय बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की गई, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना जैसे पड़ेगा। आपके एक लड़के ने और इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल आपके लड़के ने कहा कन्हैया ने संघवाद से आता। हाँ, ठीक है। अब उस युवा के साथ क्या व्यवहार किया गया आप बताइए। हमारे यहाँ लोग कानून के राज की बात करते हैं, कोर्ट के अंदर उसको पीटा गया, उसको जिस ढंग से पीटा गया, ये बताइए कौन सा कानून का राज है? तो लोकतंत्र है, वाणी स्वतंत्रता है और लोगों को अपनी बात करने का अधिकार है। तो यह सब चीज संघर्ष तो चलेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर मेरी अपनी मान्यता है कि भाजपा और उसके विचार, मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं, विचार का विरोधी, तो उसके खिलाफ लोगों को गोलबंद होना होगा। और वही एकमात्र रास्ता है इस देश में डेमोक्रेसी के और मजबूत होने का और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों पर
मैं भी सुन सकता हूँ, कई घंटे लोग भी सुन सकते हैं, जिसको अमेरिका में कहते हैं फायर साइड चैट, मुझे बोला था करने के लिए। तो यहाँ तो लकड़ी और डाली जाए और बात किए जाए रात भर, लेकिन आपका समय मूल्यवान है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने बहुत एक पॉलिटिकल साइंस में हमको एक पाठ पढ़ाया है। थैंक यू भाई।